बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चुनौतियों का जो विश्व के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के बाद आतंकवाद का एक ऐसा चेहरा जिसने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में लिया है, वो है इस्लामिक स्टेट का खतरा। हाल ही में ब्रसेल्स में हुए धमाकों के बाद आईएसआईएस ने 9 मिनट का जो अपना वीडियो जारी किया है, उसमें रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का भी क्लिप है और ये संकेत करता है बड़े खतरों की तरफ। और उस टेप में, उस वीडियो क्लिपिंग में ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में यूरोप के कुछ देशों को निशाना बनाने की पूरी रणनीति है आईएसआईएस की। आज हम चर्चा करेंगे उन सवालों पर जिसमें यह तय होना है कि क्या इतने बड़े खतरे को विश्व की बड़ी ताकतें नहीं देख रही, और अगर देख रही हैं तो वो कौन सी सामूहिक रणनीति है जिसकी कमी दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में आईएसआईएस का खतरा क्या भारत को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए भारत कितना तैयार है, भारत की क्या तैयारी होनी चाहिए, और किस तरह से आईएसआईएस इराक और सीरिया से बाहर निकल के अब तमाम अन्य देशों की तरफ बढ़ रहा है। ये क्या है, ये उसकी कमजोरी है या उसकी नई रणनीति है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। सैयद अतः हसनैन साहब हैं विवेकानंद फाउंडेशन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आलोक बंसल मेरे साथ हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन का। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। हसनैन साहब, आप ही से शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले ये जो अभी ब्रसेल्स में जो धमाके हुए हैं, इराक और सीरिया में जिस तरह से इनको कमज़ोर करने की कोशिश हुई है, ये उसका रिटेलिएशन है, अपनी कमज़ोर पड़ती ताकत को बड़ा दिखाने का एक तरह से कह सकते हैं कि एक मुजाहिरा किया है इन लोगों ने, आईएसआईएस ने, या फिर एक रणनीति में पूरी शिफ्ट दिखाई दे रहा है? मैं कहूँगा कि दोनों पहलू सही हैं जो आपने कहे। ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, कोई शक नहीं हो सकता कि दाइश, जिसको मैं आईएसआईएस को मैं दाइश कहना चाहता हूं ज्यादा, दाइश के ऊपर जो असर हुआ है दुनिया का, उनके खिलाफ जो बॉम्बिंग शुरू हुई है इराक और सीरिया में, इसका असर काफी हद तक हुआ है कि टेरिटोरियल लॉसेस हुए हैं, पैसे की कमी हुई है, क्योंकि मोसुल रिफाइनरी जहां से ये तेल उत्पादन हो रहा था वो जो है बर्बाद हो चुकी है काफी हद तक, वहां से आउटपुट निकल नहीं रहा है, और सेल्स के ऊपर असर हुआ है। इसकी वजह से एक कंस्ट्रिक्टिंग स्ट्रेटेजिक स्पेस जिसको कहते हैं वो दाइश के सामने आ रही थी। जरूरी था कि इस तरह की हालत में ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाथ पैर मार के और बाहर की तरफ निकले। उसके पास अफ्रीका में ऑलरेडी सरोगेट थे, नाइजीरिया में, सोमालिया में, कीनिया में, लीबिया में बहुत कोशिश हो रही है, लेबनान में उसने दिखाया है, टर्की में दिखाया है। और यह जरूरी था कि वेस्टर्न यूरोप, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का जो कोर सेंटर है, वहां पर इसका असर दिखाना चाहते हैं दाइश। उसकी वजह से आपने देखा कि पहले पेरिस के अंदर पेरिस अटैक्स हुए थे, और 3 महीने के अंदर आप देख रहे हैं कि ब्रसेल्स के अंदर हो चुका है। इसका एक इफेक्ट दिखाना चाहती है दाइश कि आप हमें जो कुछ भी करना चाहें मिडिल ईस्ट में, मिस्र के अंदर करते रहे, मगर हम अपना असर जो है वो दुनिया भर में दिखा सकते हैं, हमारे पास काबिलियत है। स्लीपर सेल आज वेस्टर्न यूरोप में उस हद तक बढ़ चुके हैं जहां की उनकी काबिलियत है कि 4 दिन के अंदर, जबकि इनके जो लीडर था पेरिस का जो साजिश करता था, उसको जब गिरफ्तार किया, जब कैप्चर किया, तो उसके बाद 4 दिन के अंदर उन्होंने ये वाकया कर दिया वहां पर। इससे उनकी काबिलियत दिखाई जाती है। आलोक बंसल जी, 4 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी, पेरिस अटैक का जो साजिश करता था, क्या ये कमजोरी आईएसआईएस की दिखा रही है या फिर एक विस्तार दिखा रहा है आईएसआईएस का? ये कैपेबिलिटी दिखा रही है, ये आईएसआईएस दुनिया को दिखा रही है कि हमारे स्लीपर सेल आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में हैं और हम जब चाहें तब इस तरीके के हमले कर सकते हैं। ब्रसेल्स को चुनकर उन्होंने ये दिखा दिया कि गिरफ्तारी के 4 दिन के अंदर हम इतने बड़े हमले कर सके, तो ये दुनिया के अन्य राष्ट्रों को चेतावनी है कि हम कहीं पे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो बमबारी जो हो रही है इराक में, सीरिया से, इससे जो जमीनी दायरा है आईएस का वो तो संकुचित हो रहा है, पर विचारधारा में कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही। विचारधारा जो है आईएस की या दाइश की जो है वो फैल रही है, और जब तक हम उस विचारधारा को के खिलाफ कोई अन्य विचारधारा नहीं लाते
ये फैलता रहेगा, क्योंकि हमें विचारधारा को पोषण आर्थिक जो मिल रहा था इराक और सीरिया में, ये जो लगातार बमबारी हो रही है, वहीं आर्थिक मतलब कह सकते हैं क्षेत्र से भी इनको नुकसान हो रहा है। क्या उसकी तरफ से ध्यान बटाने का भी एक कहीं इसको? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आर्थिक रूप से जो उनका जो दायरा है वो संकुचित होता जा रहा है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं आय के, वो कम हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी आईएस में अभी भी स्रोतों का उतना कमी नहीं है, क्योंकि मोसुल जब से कैप्चर हुआ उसके बाद आईएस को काफी वित्तीय सहायता, काफी वित्तीय रिसोर्सेज मिले, और फिर टर्की के साथ जिस तरीके का इनका गठबंधन था, जो इनका तेल जा रहा था, मतलब जो वो था, उसके कारण इनकी आमदनी के स्रोत पे शुरू में कोई कमी नहीं थी। अब जो कमी पड़ रही है, तो हो सकता है धीरे धीरे इनका जो जमीनी दायरा है वो संकुचित हो, और इसी से ध्यान बटाने के लिए और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को जो है आतंक का जो दायरा है उसको फैलाने के लिए उन इलाकों में जहां अभी तक आतंकवाद नहीं था और दाइश की प्रेजेंस नहीं मालूम चल रही थी, वहां ये हमले किए जा रहे हैं। आपने देखा फ्रांस में, बेल्जियम में, हो सकता है पश्चिमी यूरोप के अन्य राष्ट्रों पे हो, जैसे जर्मनी या यूके, इनमें हो। वो संकेत भी अपने इस नए वीडियो में आईएसआईएस ने दिया है कि हम आने वाले वक्त में तमाम यूरोप के और देशों को निशाना बनाएंगे। लेकिन बेल्जियम, ब्राजील को जो निशाना बनाया, आपको क्या लगता है, क्या भीतरी हालात भी कुछ ऐसे थे कि निशाना बेल्जियम को बनाना आसान रहा इनके लिए? देखिए, अगर इसको देखें विस्तार में, तो पूरा यूरोप जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो ब्रसेल्स उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है प्रॉब्लम माइग्रेशन का। जब दूसरी विश्व युद्ध के बाद जब एक बढ़ोतरी हुई, आप समझिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में वेस्टर्न यूरोप में, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया वेस्टर्न यूरोप में, तो क्या हुआ कि जो हाई एंड जो जॉब्स थे वो सब जो है वो यूरोपियंस के हाथ में चले गए। अब लो एंड जॉब्स और वहां के डेमोग्राफिक्स ऐसे थे कि पॉपुलेशन बड़ी कम थी, तो लोग आने लगे अफ्रीका से, लोग आने लगे एशिया से, और वो माइग्रेंट के तौर पर आए। ये लोग जो है कभी भी विस्तार तरीके से कभी इंटीग्रेट नहीं हुए हैं सोसाइटी में। पहला जनरेशन जो था वो कुछ हद तक हो गया, वो तैयार थे, इस तरीके के जॉब्स करने के लिए तैयार थे, मगर ये दूसरा और तीसरा जनरेशन जो है, ये नस्लें जो उसके बाद पैदा हुई हैं, वो नहीं चाहती कि हम इस तरीके के कामों में जुड़ें। वो चाहते हैं कि हम एक इक्वल स्टांस के साथ रहें पॉपुलेशन के, मगर वो नहीं पॉसिबल है वेस्टर्न यूरोप में। और उसके वजह से एक आप समझिए माहौल में, एक सोशल माहौल में एक ऐसा टर्बुलेंस पैदा हो चुका है जिसके वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, टॉलरेंस लेवल्स बहुत लो हैं। इसका पूरा फायदा जो है वो उठा रही है दाइश। आज ज्यादातर आप समझिए ब्रसेल्स के अंदर या बेल्जियम के अंदर 25% पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और 8% पॉपुलेशन मुसलमान पॉपुलेशन है, और ज्यादातर लोग ये इंटीग्रेटेड तौर पे नहीं रहते हैं। मोलेनबीक जो कि एक नेबरहुड है, वहां पर ये पूरी पॉपुलेशन जहां से ये लोग आए थे, ये दो जो अभी इस वाले एक हमले में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो 3 भाई जो पहले थे वो भी उसी मोलेनबीक नेबरहुड के थे। और शायद यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बाहर के खतरे से ज्यादा यूरोपियन से खुद से खतरा यूरोप को ज्यादा है। क्या लोग? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देखें, जो भी लोग इन खतरों हमलों में इन्वॉल्व थे, वो सारे वो थे जो यूरोप के नागरिक हैं। पर यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ब्रसेल्स पे हमला एक और सांकेतिक हमला था। ब्रसेल्स जो है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, ब्रसेल्स नाटो का मुख्यालय है। तो यहाँ पे हमला कर दाइश ने दिखला दिया पश्चिमी राष्ट्रों को कि हम आपके मिलिट्री जो मुख्यालय है उस पर भी हमला कर सकते हैं, और जो ये यूरोपियन यूनियन जो एक इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो जोड़ने वाली जो चेनें थी उनको भी हिला दिया। क्योंकि ये जो एक तो माइग्रेशन और दूसरा अब इस हमले के बाद जो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जो वो क्रम शुरू हो ही चुका है, तो उससे ये जो यूरोपियन यूनियन की जो जड़ें हैं वो हिल गई हैं कि अब ये जो इंटीग्रेशन की जो बात कर रहे थे वो अब आगे चलेगी नहीं चलेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इन्होंने इस हमले के द्वारा काफी चीजें अचीव की हैं। आलोक, इसी में जोड़ना चाहेंगे, पेरिस में भी जब हमला हुआ था तो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होना था। अभी भी यूरोपीय संघ का सम्मेलन होना है 29 तारीख को वहां पर। क्या बड़ी ताकतें जब किसी एक जगह पर मिल रही हैं, उससे पहले ये जो धमाके हैं, क्या इससे ये भी बताना चाहता है आईएसआईएस कि हमें इसका असर नहीं हो रहा, या आप एक बड़ी रणनीति बनाने में सफल ना हो? देखिए, इसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है। कोई भी आतंकवादी संगठन सबसे ज्यादा प्रचार चाहता है कि उसकी हम, और अब ऐसे मौके पर जबकि ये संगठन सम्मेलन होने वाले थे, जैसे पहले वो वर्ल्ड क्लाइमेट
कॉन्फ्रेंस जलवायु परिवर्तन का जो होने सम्मेलन वाली था। थी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उससे पहले किया, क्योंकि दुनिया के कई राष्ट्रों में उसके बाद पुनर्विचार करते हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और उससे आतंकवादी संगठन को और ज्यादा हवा मिलती है। उसको लगता है कि हम दुनिया के इतने सारे राष्ट्रों को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर असर डाल सकते हैं, तो उसको लगता है कि हम और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सिंबोलिज्म और प्रदर्शन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा पहलू ये भी होता जा रहा है हसनैन साहब की जो सोशल मीडिया इनको जो एक तरह से इनका एक जरिया इनके प्रदर्शन का हो गया, कम्युनिकेशन है, वो भी है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन युवाओं को जोड़ने के लिए एक जो एक ब्रावो इमेज जो होती है, जो उसमें मतलब एक तरह से ताकत का जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मतलब इनको एक तरह से अलकायदा और उसामा बिन लादेन के अलावा उस समय इतना नहीं उनका प्रचार उतना था, इनको बहुत ये ज्यादा मदद जोड़ मिली रहा है है सोशल मीडिया से। अगर आप देखें भी तो इन्होंने भी मगर कोशिशें बहुत ज्यादा की हैं अंदरूनी तौर पे कि बड़ा मॉडर्नाइज किया है अपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की अप्रोच को। बड़े स्लिक पोस्टर बनाना और प्रोपेगेंडा की मशीनरी को इस्तेमाल करना, उनको यह भी मालूम है कि साइकोलॉजिकली क्या क्या चीजें असर करती हैं पॉपुलेशन को, अमेरिका में क्या है, एशिया में क्या है, यूरोप में क्या है, उसके मुताबिक उन्होंने टारगेटिंग की है और वो उस टारगेटिंग की वजह से असर बहुत हुआ है। अब आप देखिए 5000 फाइटर जो हैं वो तकरीबन वेस्टर्न यूरोप से आए हैं इनके पास। उसके अंदर से अगर आप पर कैपिटा देखें तो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा बेल्जियम से निकला है और वहां पर आया है। इसकी कोई वजह है, वो लैक ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं, और असर जो जिस तरीके से आईसिस चाहता है सोशल मीडिया से वो हो चुका है। आलोक, क्या निजी स्वार्थ जहां पर हैं, देखिए हथियारों की सप्लाई, हथियारों की होड़, निजी स्वार्थों का शामिल होना, ये कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा है एक सामूहिक रणनीति के लिए। मसलन सीरिया को लेकर अगर बात करें तो मजबूत मुल्क अमेरिका और रूस दो सोच के साथ सीरिया में शामिल हैं, तो अमेरिका जिस तरह से है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद कर रहा है आईएसआईएस को। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप शुरू से देखें, फ्रांस को देखिए, फ्रांस में 2 हमले हुए, फ्रांस सबसे पहला था, सबसे अग्रणी था कि बशर अल असद की सत्ता हट जाए। फ्रांस आगे उछल रहा था सबसे पहले, अमेरिका से पहले। अमेरिका ने तो इंटरवेंशन बहुत बाद में किया, लेकिन फ्रांस और यूके जो थे अपोजिशन को पहले से सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी जो है अगर आप देखें तुर्की वो नहीं चाहता, उसको कुर्दों का डर है, इसलिए वो इसके खिलाफ जो है कुर्दिश जो मिलिशिया आगे बढ़ रही है, रजोवा जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है, वो रजोवा के खिलाफ लड़ रहा है, उसको वीक कर रहा है। और फिर अमेरिका और रूस के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। इस वक्त ये समझना आवश्यक है कि बशर अल असद की जो हुकूमत है उसको कमजोर करके हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। हम एक और इराक और एक और लीबिया खड़ा कर देंगे। तो इस वक्त आवश्यकता यह है कि बशर अल असद के साथ सहयोग किया जाए, और बशर अल असद जो है जनतंत्र को लाने के लिए तैयार है। इंक्रीमेंटल चेंजेस लाने की जरूरत है, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो बशर अल असद के साथ मिलकर वहां पे जनतंत्र लाया जाए और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो एक मोर्चा खोला गया उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे पश्चिमी देशों के अंदर यह रियलाइजेशन आ रहा है कि सीरिया का जो भी सोल्यूशन है उसमें बशर अल असद और उनकी सत्ता को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि सीरिया की हुकूमत आज मेरे ख्याल से मध्य पूर्व में आखिरी एक धर्मनिरपेक्ष जो सत्ता है वो खड़ी हुई है, क्योंकि इसके बाद जो है सेक्युलरिज्म का जो लास्ट बेस्टियन है वो सीरिया है। क्योंकि लीबिया और इराक के क्रम्बल होने के बाद एक सीरिया एक उस सोच को दर्शाता है जो सेक्युलरिज्म को डिपिक्ट करती है। हसनैन साहब, क्या राजनीतिक सामाजिक अस्थिरताएं जिन देशों में हैं और जो देश एक साथ मिलकर काम करने वाले देश हैं, अकेले अपने में एक बड़ी ताकत नहीं है, उनमें हस्तक्षेप, उनमें घुसना आईएसआईएस के लिए ज्यादा आसान दिखता है क्या, और यही रणनीति भी है क्या? देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखिए, उसी से और पिछले 3-4 दिनों में वेस्टर्न मीडिया को आप पढ़िए तो उसके अंदर भी ये महसूस किया जा रहा है कि काफी लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से ये यूनियंस बनी हैं, जिस तरह से अलायंसेस बनी है, उसके वजह से जो है कमजोरियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग सही नहीं है, लोग चाहते हैं कि अपने बॉर्डर कंट्रोल्स अपने हाथ में हो। ये सब चीजें जो असल में है, अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाए इसका तो उसके खिलाफ है। शॉर्ट टर्म में ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं आपको, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई आपकी, लेकिन क्योंकि अब ग्लोबल दुनिया है, ग्लोबल समस्याएं हैं, ग्लोबल समाधान भी होंगे, फ्लैट वर्ल्ड है ये। और इस तरीके के जो आपके जो अलायंसेस हैं वो लॉन्ग टर्म में हर वक्त आपका फायदा रखेंगे। नेटो, आपको याद रखना चाहिए कि नेटो ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर और अब तक वेस्टर्न यूरोप को सिक्योर रखा है, कोल्ड वॉर के जमाने से सिक्योर रखा है। अब ये दूसरी तरीके की लड़ाई है, इस लड़ाई में भी सिक्योर रखना उसका काम ही है, और बेशक इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप के तरीके अगर अपनाने लगे तो पूरी दुनिया आइसोलेशनिस्ट हो जाएगी और बेशक आप समझेंगे कि टेररिस्ट नेटवर्क्स को इसका और बढ़ावा मिलेगा। यूएस के चुनाव भी बड़े महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि उनके जो विचार हैं उसको कितना समर्थन मिलता है ये भी लोगों के जरिए सामने आएगा। हसनैन साहब, ये जो रणनीति आईएसआईएस की है उसको लेकर आपको क्या लगता है, सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम देशों को अब किस तरफ क्या रणनीति अपनानी चाहिए इनके पूरे मॉड्यूल को देखते हुए, मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए? दो पहलू हो सकते हैं। शुरुआत तो करिए कोर सेंटर से, जैसे बंसल साहब ने कहा बिल्कुल सही कि आपको पहले सीरिया और इराक पे जोर देना पड़ेगा क्योंकि वहां से शुरुआत होती है, ये नैरेटिव जो है वहां से बनता है पूरा, और वहां पर आपको पूरा जोर देना पड़ेगा बशीर असद के गवर्नमेंट के ऊपर। उसको वहां रखिए, आप उनको बढ़ावा दीजिए, उनको मजबूत करिए। उससे आपकी जो नेटवर्क जो है, आपका सेक्युलर नेटवर्क जो है कुछ हद तक वो बढ़ेगा। फिर जब आते हैं आप वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स के ऊपर जहां पर दाइश की इन्फ्लुएंस है, इंटेलिजेंस मशीनरी को आपको और मजबूत करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग को करना पड़ेगा। बॉर्डर कंट्रोल्स जो हैं उनको आप समझिए कि हाँ कुछ हद तक कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, शेंगेन के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इन सब को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा असर जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स पर होगा। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स आमतौर पर सबसे बड़े सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स, मेट्रोस, इस तरीके के। अब सब देखिएगा कि वर्ल्ड वाइड अभी थोड़ा ट्रैवल और टूरिज्म के ऊपर असर होने वाला है, कुछ टाइम तक होगा, जैसे 9/11 के बाद हुआ था। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी कुछ हद तक इतनी कड़ी होने वाली है कि अब डिपार्चर टर्मिनल्स के बाहर आपको स्कैनिंग ऑफ लगेज शुरू करनी पड़ेगी, तो इंटरनेशनल ट्रैवल जो है उसके अंदर और मुश्किलात पेश आ जाएंगी। तो ये इससे ऑटोमेटिकली आप समझिए कि जो नॉर्मल लाइफ है इसके अंदर अब काफी टर्बुलेंस आने वाला है, मगर ये सब सहना पड़ेगा लोगों को, और एजेंसीज को जो है एक नए नैरेटिव्स बनाने पड़ेंगे, काउंटर रेडिकलाइजेशन के, डी रेडिकलाइजेशन के, और दुनिया भर में देखने पड़ेंगे कि कहां ऐसे मॉडल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं तो समझता हूं कि सिंगापुर में एक बहुत अच्छा मॉडल है ऑलरेडी, जो मौजूदा तरीके इस्तेमाल करता है और उन जगहों के ऊपर अपना ज्यादा जोर लगाता है जहां पर मेल पॉपुलेशन। हसनैन साहब, अगर हम गलत नहीं हैं तो बेल्जियम में कई सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन तारतम्य जो एक होता है वो शायद आपस में नहीं है। क्या ये भी एक कारण प्रॉब्लम है बेल्जियम का कि वहां पर देखिए बेल्जियम जो है एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है नहीं ऐसे। जर्मन भी है, डच भी है, फ्रेंच भी है, फ्लेमिश भी है, और उसकी वजह से आप ब्रसल्स के अंदर देखिए तो 6 किस्म की अलग पुलिस जेंडामरीज हैं जो एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम नहीं कर पाई हैं। वो एक बड़ी कमजोरी हुई है इस अटैक के अंदर भी, जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो पाई है। इसको इनको ओवरकम करना पड़ेगा और ये मुझे लगता है तमाम देशों को करना पड़ेगा। आलोक साहब, हम बात कर रहे थे जमीन और विचारधारा, आइडियोलॉजी दोनों की। जमीन पर लगातार उसको संकुचित करने पे कार्रवाई की जा रही है। आइडियोलॉजी जो है उसको आपको क्या लगता है, उसको रोकने या उसको तोड़ने पे किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि अगर हम दूर दूर तक देखें तो नाइजीरिया में बोको हराम, अल शबाब जो है इधर सीरिया में नहीं, लेबनान में है। तो आप किस तरह से, सोमालिया में, माफ करिएगा, तो किस तरह से आप मतलब आइडियोलॉजी को किस तरह से आप रोकेंगे? देखिए, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे बम और बंदूकों से जीता जा सके। ये विचारधारा की लड़ाई है, इसको विचारधारा से ही जीतना पड़ेगा। आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या चीज़ है जो हजारों किलोमीटर दूर एक युवक को घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर करती है या जाने के लिए आकर्षित करती है। कि लोग यूरोप के युवक जा रहे हैं, दक्षिण एशिया के युवक जा रहे हैं, फिलीपींस के जा रहे हैं, अफ्रीका के जा रहे हैं। तो उस विचारधारा में एक नैरेटिव है, और उस क्या है, और वो ये नैरेटिव है कि वो इस तरीके से सेलेक्टेड कोटेशंस देते हैं धर्म ग्रंथों से, जहां वो उसको युवक को बताते हैं कि यही उसका भविष्य है और इसी को करने से उसको जन्नत मिलेगी। तो पहले तो एक काउंटर रेडिकल नैरेटिव बनाना पड़ेगा आपको, उन्हीं धर्म ग्रंथों से उद्धृत करके लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये गलत बता रहे हैं, इसके खिलाफ ऐसा नहीं, धर्म ग्रंथ ये कहते हैं। दूसरी एक और चीज है, जो मिलिट्री लड़ाई है वो भी आवश्यक है, विशेषकर सीरिया और इराक में, क्योंकि जिहाद के जो प्री रिक्विजिट्स है उसमें एक टेरिटरी का होना बहुत जरूरी है। जब से अबू बकर अल बगदादी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया और लोगों ने, जो कुछ युवकों ने उसको खिलाफत मानना शुरू किया, तब से आप देखेंगे कि उसकी तरफ जो आकर्षण है वो बढ़ गया है। अगर वो टेरिटरी खत्म हो जाती है तो जो खिलाफत का एक इंग्रेडिएंट है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जिहाद का एक इंग्रेडिएंट है कि आपको जिहाद लॉन्च करने से पहले आपके पास एक जमीन होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए। अगर वो टेरिटरी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी तो दिख रहा है कि भाई एक देश की
साम्राज्य है। लेकिन आलोक साहब, शार्ली हेब्दो पे जो हमला हुआ वो तो इस तरह का नहीं था जिसमें कि विचारधारा कहीं आ रही हो, वो तो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उस पे क्यों हमला? या फिर बांग्लादेश में जो हुआ? नहीं देखिए, ये तो जो है अपनी बहुत विचारधारा को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा, क्योंकि चार्ली हेब्दो जो था एक उनकी जो विचार एक बहुत ही रेडिकल उन्होंने व्यू लिया और जिससे काफी हद तक इस्लाम के अंदर लोग जो थे सहमत थे कि इसके चार्ली हेब्दो के खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस तरीके की कार्रवाई नहीं, लेकिन उनकी जो उन्होंने छापा उससे इस्लामिक जगत में काफी लोग असंतुष्ट थे। हसनैन साहब, हर धर्म अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से निकलता है। क्या आपको लगता है कि इस्लाम आज की तारीख में एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से निकल रहा है? जो उदारवादी जो उसमें पहलू हैं या जो लोग हैं जो उसमें एक तरह से एक दूसरा नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन दूसरा देना चाह रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके लिए कहीं काउंटर कोई एक सोच का बनना बहुत जरूरी है। जो कहा बिल्कुल सही कहा। इस्लाम के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये इस तरह का रेफर्मेशन पहले भी आ चुका है। सूफी धारा जब आप देखें तो 14वीं सदी में सूफी धारा भी जो है उसको सामने लाया गया था, मगर उसको फिर डिफीट किया गया, और अब बाद में जो है कट्टरपंथी जो है तरीके वो लाए गए 18वीं सदी में, और वो जो नैरेटिव है तब से चला आ रहा है। ये नैरेटिव जो है वो ऐसा है कि वो इस्लाम को वापस 7वीं सदी में ले जाना चाहता है। इसके खिलाफ आपको जो है काउंटर नैरेटिव्स बनाने पड़ेंगे मेरे ख्याल में, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है, सबसे बड़ा हाथ जो है समझाने के लिए, यूथ को समझाने के लिए, इस्लाम के बाकी मानने वालों को समझाने के लिए वो क्लर्जी का रोल होता है, और वो अभी तक बहुत कमजोर रहा है। बहुत कमजोर रहा है। अभी कभी कभी 3 महीने में या 6 महीने में एक दफे आवाज उठ जाती है कि नहीं, इस्लाम जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है, वो काफी नहीं है। ये एक दौर होना पड़ेगा, एक कंटिन्यूअम होना पड़ेगा। जब तक ये नहीं आता, ये जो है नैरेटिव बदलेगा नहीं। आलोक जी, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने इसकी तरफ शुरुआत की है, वैश्विक सूफी कॉन्फ्रेंस शुरू की भारत में, लेकिन समझने की बात यह है कि इस्लाम में रिफॉर्मेशन का जो फेज है कई बार आया। अगर आपको याद हो कि 9वीं सदी की शुरुआत में खलीफा थे अल मामून, उन्होंने एक शुरुआत की, काफ़ी साल तक चला, वो फेल हो गया। और उसके बाद तो पहली चीज़ तो जो एक मुस्लिम युवक है उसको ये पता होना चाहिए कि पहले भी इस्लाम के अंदर वैचारिक मतभेद रहे हैं। ये नहीं है कि एक जो दैश बोल रहा है वही एक सत्य है। तो इसके लिए जिससे कि वो अपने दिमाग का यूज कर सके और ये समझ सके कि ये दैश बोल रहा है ये एक प्रोपेगेंडा है, सत्य नहीं है। दूसरी चीज है काउंटर नैरेटिव करने की जरूरत है। जैसे तहीरुल कादरी साहब आए थे अभी कनाडा से, उन्होंने बड़ा अच्छी इस पे शोध किया हुआ है। उन्होंने धर्म ग्रंथों से सेलेक्टेड वो निकाले हैं और वो युवकों को दिखाते हैं कि भाई धर्म ग्रंथ ये कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे प्रेम से रहो, सबका दूसरों को अपने मजहब को फॉलो करने दो, ये करने दो। तो वो जो चीज जो दैश बता रहा है उसके खिलाफ है। अगर यही चीज हम अपने पाठ्यक्रमों में, अपने मीडिया के द्वारा अपने युवकों को, नवयुवतियों को अगर दें तो इससे जो है टेरर कम होगा। दूसरी जो चीज है जेंडर इक्विवेलेंटी, अगर जहां से आप विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, जहां महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो काफी हद तक कट्टरपंथ को कम करता है। क्योंकि जिस तरीके की विचारधारा ये लोग प्रोपेगेट करते हैं उसमें महिलाओं का जो रोल है वो सब्सिडरी या सेकेंडरी रोल है। तो अगर आप महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से कट्टरपंथ को कम करता है। पर इन सब चीजों के साथ एक मिलिट्री लड़ाई जो सीरिया और इराक में चल रही है उसका चलना आवश्यक है, क्योंकि थियोलॉजिकल जो अंडरपिनिंग है इसकी आतंक की वो काफी कमजोर होती है अगर ये इसकी जो टेरिटरी है वो खत्म, वो अगर उससे छिनती है। मतलब जमीन छिननी जरूरी है और विचारधारा को कहीं ना कहीं एक काउंटर, एक विचारधारा पैदा करनी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप ISIS के खतरों को देखकर उससे निजात पाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये था आज हमारी चर्चा का विषय जिस पर हमने बातचीत की अपने मेहमानों से। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।